वीडियो है वो वीडियो की लेंथ लंबी जा रही थी। मेरी मैक्सिमम वीडियो की जो लेंथ है वो 30 मिनट की होगी। अंडर सर्टेन कंडीशन इट विल गेट हायर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, 30 मिनट से ज़्यादा होगा इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस, बट आई विल ट्राई टू कीप द लेंथ ऑफ द वीडियो मिनिमम मैक्सिमम टू 30 मिनट्स, बिकॉज फिर आप लोग थोड़े से टेंशन डेफिशिट हो जाती है, लोगों का टेंशन जाने लगता है। बट नेवर माइंड, आई एम बैक विद माई, यू कैन सी, आप देख सकते हैं पीछे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में हमारा वक्त भी जा रहा था जी, वीडियो की लेंथ लंबी जा रही थी, मॉडरेट जा रही थी, नॉट से लंबी जा रही थी, बट लिखते थे फिर तो आप समझते थे, तो बस बिट टाइम टेकिंग, बट आई थॉट कि कुछ चीज़ें लिख देनी चाहिए बोर्ड पे, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर मी टू, आपको बताने के लिए इट वुड बी इजी एंड यू विल बी बेटर रिलेट विथ मी। बस मैं जैसे जैसे चीज़ों को बताते जा रहा हूँ, आप उन चीज़ों को देखते जाएं, नोट करते जाएं, और कुछ सेकंड्स के लिए मैं हट रहा हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, काफ़ी चीज़ों को मैं अंडरलाइन करूँगा, कट करूँगा, मार्क करूँगा, तो इट विल नॉट बी सो मच ऐसी नहीं दिखेगी, एंड लेटर ऑन व्हेन आई विल कट मार्क और जो भी मार्क डाउन कर दूंगा तो भी मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर फ्यू सेकंड्स मैं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द बोर्ड, प्लीज टेक ऑन द screenshot. Okay, now let's get back to the point. So in the last video we have seen that constitutional development of Indian governance. I remember, I have not forgotten, I have left a question for you, what is constitution, but we will go into that answer after completing this whole write up and dealing with this, ये सारी चीजें बताने के बाद हम लोग उस पर डिटेल में जाएंगे। पहले ये जो चीजें लिखी हुई इतनी मेहनत से, उसका थोड़ा फल ले लेते हैं मेहनत का दोस्तों। आई टोल्ड यू, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है जब हमारा कंपनीज का शासन था, द कंपनीज रूल फ्रॉम 773 रेगुलेटिंग एक्ट टू 1853 चार्टर्स एक्ट, दैट इज रिटन जस्ट बिहाइंड मी इन द ऑन द बोर्ड, पूरी तरह से लिखा हो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 का जो रेगुलेट चार्टर्ड एक्ट है, तब तक कंपनी का शासन था। 1857 के ऑनवर्ड्स फिर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला गया, और क्राउन का शासन शुरू हो गया, दैट वाज नोन एज क्राउन्स रूल फ्रॉम 1857 टू 1947, एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1847 के बाद से, 1947 के बाद से, सॉरी। तो यहाँ से देखते हैं चीजें, हमने कहा था 773 टू 1853, यहाँ से देखें 753 1853, दिस इज ऑल कंपनीज रूल। दोस्तों इसमें काफी चीजें, इतनी चीजें जो मैंने लिखी इतनी ही नहीं है, व्हेन यू विल read individual articles, individual act in your Lakshmikant book or any other book, you will find whole lot of things, then you will say sir ये तो काफी कम है, इसमें तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, but I've already written which are more relevant and which are usually come in the examination and which is needed to be understand from the perspective of development of a thought for the reading of Indian polity। हिस्टोरिकल चीजें उसमें इतनी चीजें नहीं लिखी हैं, दैट वी विल से वो हिस्ट्री की क्लासेस में देखेंगे, और आई विल ट्राई टू डील इट इन बिटवीन, बट पॉलिटिक्स को समझने के हिसाब से जो चीजें जरूरी थी यहाँ पर वो चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से कहाँ से शुरू, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 773। तो जो हम 773 से सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 773 जो इस तरफ लिखा हुआ है, वहां से चीजें जैसे डबल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था, उस वक्त कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, मैंने लिखा था, बताया था, आपको याद होगा। वहां से चीजें बदलनी शुरू हुई, से रेगुलेटिंग एक्ट के आने का जो विशेष मकसद था, द मेन पर्पस फॉर ब्रिंगिंग फॉर्थ दिस रेगुलेटिंग एक्ट, दैट की जो डबल गवर्नमेंट में जो खामियां थी उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया, दैट्स व्हाई रेगुलेटिंग एक्ट इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट। तो किन चीजों को रेगुलेट करना था, जो दोहरी शासन व्यवस्था, जो डबल गवर्नमेंट में जो खामियां थी, जो गलतियां थी। तो अब यहाँ पे चीजें आती हैं, वो खामी हमने पिछले देख लिया था, माल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रेरियन क्राइसिस, करप्ट प्रैक्टिस बाय द कंपनी ऑफिशियल्स देमसेल्फ, कंपनी के ऑफिशियली करप्ट प्रैक्टिसेस में, गिफ्ट्स में, सरकार में घुसपैठ करके कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान कर रहे थे, एग्रेरियन क्राइसिस थे, होल लॉट ऑफ थिंग थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो यहाँ पर जब हम किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए किसी को देते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देते हैं उसे, पावर, तभी तो वो चीजें रेगुलेट होंगी। तो कहते हैं ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे भैया पावर तो हमारे हाथ में आई नहीं, इंडियन लोगों के हाथ में पावर तो भैया ब्रिटिश क्राउन जो कंपनी के लोग थे उनके पास थे। तो उन्होंने क्या पावर किया, उन्होंने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर चेंज किया, सिंबल का जो आप मतलब समझना, सिंबॉलिक चीजें जो होती हैं, जैसे नाम बदलना या कुछ चीजों का सिंबल बना लेना,
वो रिफ्लेक्ट करती है इन चीजों का कि थिंग्स विल नॉट रिमेन द वे इट वाज, जब चीजें जैसी थी वैसे नहीं रहेंगी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट नॉमेनक्लेचर वाज चेंज्ड इन 773 रेगुलेटिंग एक्ट। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वारेन हेस्टिंग। यहाँ से क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते हैं। हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ लिखा है ना दोस्तों, ये देखें, गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच यूजुअली कम्स इन द एग्जामिनेशन। दो दिस कहने को ये कह सकते हैं कि काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, बट सिलेबस ही वही दोस्त। इट विल कम आइदर दिस वे और इट विल कम एज अ स्टेटमेंट। उसमें एक स्टेटमेंट रहेगा, वाराणसी में जब किसी और का नाम दे दिया जाएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल को उठा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर जाएगा। तो दैट इज वे ऑफ आस्किंग द एग्जामिनेशन में, अलग अलग तरीके से आएगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इज नोन एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिंग दिस फ्रॉम गवर्नर टू ये जनरल? तो भैया कुछ तो पावर इसकी ऐड हुई होगी ना, पावर ऐड हुई ना। जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो उसके अंदर आ गई। ये नीचे लिखा हुआ है बट गवर्नर देखो, बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू फंक्शन अंडर बंगाल। जीजी, जीजी मीन्स गवर्नर जनरल। अब जीजी मतलब वो गाना मत, मतलब आप लोग मत समझ लेना, मूवी वाली जो जीजी होती है दीदी, है ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जीजी तेरी। तो चलिए नेवर माइंड। तो गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे एंड मद्रास टू फंक्शन अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ठीक है दोस्तों, बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ गया। मद्रास और बॉम्बे में तो गवर्नर्स थे हमारे ब्रिटिश के, ब्रिटिशर्स के गवर्नर बम्बई और मद्रास में फंक्शन थे, बट दे हैव डोंट हैव सो मच ऑफ पावर। एंड जो भी पावर था वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ गया। दे हैज टू फंक्शन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये चीजें काफी बोलनी, अब आप समझ गए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, उसके अंदर बॉम्बे की प्रेसिडेंसी भी डाल दी, मुंबई की भी प्रेसिडेंसी डाल दी, पावर भी दे दिया। बट काम करने के लिए हाथों ने, काम करने के लिए हाथ मीन्स एडिशनल मेंबर्स टू ऐड हिम इन फंक्शनिंग। तो वहां पे क्या किया गया, 3 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनानी, गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर्स, तो टोटल काउंसिल ऑफ 4। यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे, तो जब आप पुरानी एनसीईआरटी उठाएंगे वहां पे एक वर्ड यूज किया गया काउंसिल ऑफ 4। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एज अ काउंसिल ऑफ 4। तो काउंसिल ऑफ 4 मींस गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर्स, तो 4 लोगों का एक टीम बनाया गया। दैट इज टू फंक्शन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ crown to rule over the Bengal, and the governor of Bombay and Madras to function as under the Bengal's governor general। ये काउंसिल ऑफ 4 हो गया, ठीक है, पावर मिल गई, उसके अधीन क्षेत्र भी दे दिया गया, उसे काम करने के लिए लोग भी दे दिए गए। अब यहाँ तक तो एडमिशन की बात हुई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना, द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज डन बाय दिस एक्ट ओनली। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता that is formed under the regulating act of 773। these are the main provisions over there which usually comes in the examination। and the most important fact is that all जो मैंने आपको बताया, वारेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करना है। एक काउंसिल ऑफ 4 बनाया गया, 4 लोगों की कमेटी बनाई गई, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3 और सदस्यों को जोड़ा गया। उसके अलावा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये 4 चीजें आप इसके अंदर याद रखेंगे। इसके अलावा जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप उन चीजों को भी देख लेंगे, एक बार किताब तो पढ़नी ही है, मैं बताऊंगा आगे कौन सी बुक लेनी है, बट इतनी सी चीजें याद रखना। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, याद कीजिए, मैंने बंगाल की जो दोहरी शासन व्यवस्था में कहा था कि कंपनी के जो लोग थे वो खुद ही ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। देवर डूइंग देयर ऑन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस, उसे भी तो रोकना था ना, उसे भी तो रेगुलेट करना था। अगला पॉइंट देखिए, कंपनी ऑफिशियल डिप्राइव्ड टू उन्हें ब्राइब्स, गिफ्ट्स और ट्रेडिंग राइट्स, ब्राइब्स, गिफ्ट्स एंड ट्रेडिंग राइट्स से डिप्राइव्ड कर दिया गया, यानी वंचित कर दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, ब्राइब, टेकिंग ब्राइब्स और गिफ्ट्स, उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें पे इस चीज की पाबंदी लगा दी कि आप ऐसी चीजें नहीं करें। तो ये पूरा होल लॉट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 773 का। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 773 के बाद एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ अमेंडमेंट 1781। ठीक है दोस्तों, मोस्टली कुछ कुछ किताबों में ये नहीं भी मिलेगा, बट मुझे पता था तो आई हैव शेयर्ड इट विद यू बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया कि जो अब देखो क्या है कि गवर्नर जनरल तो हमने बना दिया, सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया,
अब जो गवर्नर जनरल फंक्शन करेगा तो एक तो उसको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आदेश आ सकते हैं, दूसरी कंपनी से आदेश आ सकते हैं। तो भैया गवर्नर जनरल तो हो गया कंफ्यूज कि मुझे इतनी पावर दे दी, इतनी चीजें दे दी, तो मैं किसको किसको जवाब दूं? सुप्रीम कोर्ट को जवाब दूं, ऊपर क्राउन को जवाब दूं, कंपनी को जवाब दूं, क्या करूं? तो वहां पे ये चीजें कही गई कि भैया आप ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेंगे गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं बोलेगी। देखो, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, एक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स वेर exempted, actions of public servant were exempted from the court's jurisdiction done under the official capacity। मतलब मोटा मोटी जो वही बताया, बस इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझेंगे। जो पब्लिक सर्वेंट जो है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेंगे, ऑफिशियल कैपेसिटी मींस इफ दे हैज टू टेक एनी डिसीजन फॉर द कंपनीज वेलफेयर, फॉर द गवर्नेंस, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो लागू नहीं होगा, क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का उस पर लागू नहीं होगा। दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, एक ऑफिसर के रूप में, एक डीएम के रूप में। बस अगर कोई डीएम, मैं एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज को समझाने के लिए, इट इज फार फ्रॉम रियलिटी, कि जब डीएम एज ए डीएम कोई ऑर्डर पास करता है, अगर आज के पर्सपेक्टिव में समझे, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को भी अफेक्ट कर रहा है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ रियलिटी, जस्ट एन लेमैन एग्जांपल, अगर वो आपको फंडामेंटल राइट को भी अफेक्ट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसने जो वो निर्णय लिया है वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में लिया, द डिसीजन हैज बीन टेकन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी एज अ डीएम, सो ही विल नॉट बी आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये चीजें वही चीजें हैं यहाँ पर, ये मैंने बस समझाया क्या था कि ऑफिशियल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कि वो जो आप पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उस पोस्ट को होल्ड करते हुए अगर रिटर्न में कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होती। वही था हमारा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गई। 773 खत्म, 1781 खत्म। अब यहाँ से और लॉट ऑफ चीजें आती हैं। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारा आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ से क्या हुआ, कंपनी का जो कमर्शियल अफेयर था और जो कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर था, दोनों को सेपरेट किया गया। क्यों किया गया? 1784 में ऐसा क्या चीज हो गया था? देखिए 1784 का जब हिस्टोरिकल आप पढ़ेंगे तो काफी क्षेत्रों ने जीत लिया था, काफी सारे क्षेत्रों में जीता था, जो कंपनी काफी सारे युद्ध में लगी हुई थी, जो आप देखेंगे एंग्लो मराठा युद्ध, और फिर काफी चीजें वहां पे हो रही थी। तो वहां उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो आप फंक्शन जो है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके दो सेपरेट यूनिट बना दी गई। और ये जो पिट आप देखते हो, जैसे मैं हमको कहता हूँ कि भैया रेगुलेटरी एक्ट का नाम रेगुलेटरी एक्ट के ऊपर आपको रेगुलेटरी डबल गवर्नमेंट जो खामियां थी अमेंडमेंट एक्ट में क्यों किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ बदला गया। ये ब्रैड पिट कौन था? ब्रैड पिट नहीं, बट पिट्स था। पिट्स जो ये ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे इस नाम का इसका नाम पड़ा है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। सो ये आप लक्ष्मीकांत की किताब में दिया हुआ है। सो आई सेड क्या, रीजन एंड लर्न। सो व्हाई पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट is called as Pitt's of India Act because it was the present the then British Prime Minister. Never mind. So Board of Control and Board of Directors, two separate body was formed to govern the Indian and the political affairs and the commercial affair were divided between the two different bodies. For that commercial affair, Board of Control and Court of Director. The Board of Control has been given the political control and Court of Director were given commercial control. कमर्शियल, सो व्हाट डज इट मीन? देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक को के पास दे देगा कमर्शियल अफेयर्स की पावर, उन्हें कमर्शियल देखना था, एक को देना था पॉलिटिकल अफेयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर देखना था। अब चीजें सर याद कैसे करनी, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, इतनी चीजें आप याद करवाओगे? अरे सिंपल तो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। ठीक है, कमर्शियल अफेयर छोटी सी चीजें हैं, बस लॉजिक लगा के लॉजिक लगा के याद होनी चाहिए, है ना। डायरेक्ट करना है, पैसा होना चाहिए ना, अभी तो आपकी बात सुनेगा, जैसे पार्ट ऑफ जो। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करना है किसी चीज को, तो फॉर दैट वी नीड पावर, पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, सो होल लॉट ऑफ थिंग व्हाट इज मीन, देयर आर दो सेपरेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैव द कमर्शियल फंक्शंस एंड कमर्शियल अफेयर दैट फंक्शन। यहाँ पर चीजें आप समझ, पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, उसके अलावा देखें, इसके अलावा ये एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने लिख दी, इसको देखेंगे। कंपनी टेरिटरीज वेर फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। तो इससे कुछ नहीं है, बस कभी भी ये फ्रेश है, आज तक पूछा नहीं, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, क्योंकि ब्रिटिश पोजेशन पहली बार ब्रिटिशर्स ने जो भारत को अपना पोजेशन कहा कि ये हमारा चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखे वापस आएंगे तो वहां पर हमने देखा था कि गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ 4 था, GG+3 है ना, GG+3, GG क्यों कैसे बोले, GG पे ढेर सारे गाने हैं। तो यहाँ पे क्या था, GG+3, यहाँ पर अपना एक मेंबर को हटा दिया गया,
1784 में। ये देखा मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर डिक्रीज फ्रॉम 4 to 3। ओके फ्रेंड, व्हेन आई हैव रिटन, ये शॉर्ट में जब आप नोट्स बनाते हैं तो इन चीजों को याद रखना, डिक्रीज करना तो ये साइन से डिक्रीज दिखा दो, इंक्रीज करना तो इस साइन से इंक्रीज दिखा दो। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा चीज है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 से 3 का दे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर, आगे देखेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। 773 में 4 मेंबर की संस्था, 1794 में 3 मेंबर की संस्था। अब आगे देखते हैं और क्या होता है। फिर हमारा आता है एक्ट ऑफ 1786। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों, एक नाम आप जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने काफी सारे जुडिशियल फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किए हैं, जिसने भारत को उस टाइम पे काफी चीजें दी हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जब यहाँ गवर्नर जनरल का पोस्ट ऑफर किया गया, तो वो कहे कि मुझे काम करने के लिए पूरी आजादी चाहिए भैया, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर किसी प्रशासन हो, मैं किसी को जवाब, आई वांट फुल फ्रीडम टू फंक्शन एज अ गवर्नर जनरल एंड फुल पावर। तो यहाँ पे देखेंगे कि उसको कमांडर जनरल भी बना दिया गया। यहाँ पे देखें जी कमांडर इन चीफ, ही वाज फॉर्म आल्सो एज कमांडर इन चीफ। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो यहाँ पर पहले 4 फिर 3 की गई, तो गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि दे कैन ओवरराइड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई भी फंक्शन, कोई फैसला देती है, तो गवर्नर जनरल उसको ओवरराइड कर सकता है, उसको टाल सकता है, मतलब उसको रिजेक्ट कर सकता है इन द सेंस। और इसके अलावा कमांडर इन चीफ की पावर भी दे दी गई। दिस वाज एक्ट ऑफ 1786 दैट वाज गिवन, दैट वाज स्पेशली फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ फॉर द लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फंक्शन किया, उनके जैसा वो लॉट ऑफ चीज हुई, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। और उसके बाद जब देखा ब्रिटिशर्स ने, भैया इसका तो बहुत फायदा है, इतने अनब्रिडेड पावर दे दिया जाए तो हमारा तो बड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो क्यों ना 1793 में जब चार्टर्ड एक्ट आना था, तो हम ये सारी चीजें, जो भी पावर है सारे लोगों को, मतलब फ्यूचर के जितने भी गवर्नर जनरल है सबको दे देते हैं, वही हुआ। देखिए, पावर ऑफ कॉर्नवालिस वाज एक्सटेंडेड टू आवर गवर्नर जनरल टू फंक्शन, जो भी फ्यूचर में आएंगे। और जो कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट था, जो एक्चुअल कंपनी आई थी, उसको 20 साल के लिए और भी मोनोपोली दे देंगे कि आप भारत में व्यापार करते रहें। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे के लिंक के लिए जरूरी याद रखना। पावर ऑफ कॉर्नवालिस जो है वो आगे की चीजें को भी एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक खत्म 1793 में। फिर 1813 में क्या हुआ था, चार्टर ऑफ एक्ट। चार्टर मतलब क्या होता है, व्यापार करने का अधिकार। चार्टर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर पे जो व्यापार करने का अधिकार या किसी चीज का अधिकार हम किसी को देते हैं तो हम उसे चार्टर कहते हैं। ब्रिटिश टर्म है, वहाँ पर कंपनियों को चार्टर जो है वो हमारे ब्रिटिश महारानी देते थे, क्योंकि वहाँ तो क्राउन का शासन था उस टाइम पे, ठीक है। 1830 में क्या हुआ, 1813 में जो कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट था वो टी, इंडिया में टी और चाइना के साथ व्यापार, ट्रेड विद चाइना, टी एंड चाइना का साथ व्यापार को छोड़ के ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंडिया में जो पहले एकाधिकार व्यापार का प्राप्त था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को, और भी कंपनीज आकर के इस भारत में व्यापार कर सकते हैं। ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो गई। सिर्फ भारत में जो चाय का व्यापार है, ट्रेड इन द टी, वो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। और जो चाइना में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी, वहां दूसरे ब्रिटिश व्यापारी नहीं जाएंगे। बट यहाँ अगर इंडिया में कोई कंपनी आना चाहती है तो आ सकती है, जैसा व्यापार करना चाहती है कर सकती है, बट चाय में व्यापार नहीं करेगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी, ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये क्यों किया गया, क्योंकि इससे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था कि इन विच आई थिंक 2027 में 2017 में सॉरी 2017 या 18 में सम ईयर ये क्वेश्चन था कि कौन सी ईयर में जो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना। तो थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ से चीजें, ये दो चार्टर एक्ट्स हैं 1833 और 1853, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों हम इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। यहाँ से जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में विद रिगार्ड टू चाइना विद रिगार्ड टू टी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या करेगा, भारत में सिर्फ चाय के व्यापार में आपका एक अधिकार रहेगा, बाकी जो आपके मोनोपोली वो खत्म की जाती है। 1833 में वो भी मोनोपोली खत्म हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली फंक्शन करना एज अ पॉलिटिकल बॉडी, दे डोंट हैव टू फंक्शन एज अ कमर्शियल बॉडी ना। अब आप राज कीजिए और आगे में ब्रिटिश शासन का ताज ऊंचा कीजिए। सो इट वाज
ट्रेडिंग राइट्स वर एंडेड, ठीक है। और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो 773 में हमने देखा था कि जो बंगाल और मद्रास का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करना था। तो जो कुछ बहुत राइट्स थे बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स के पास, कुछ कानून बना सकते हैं, अपने एरिया में वो शासन कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज के लिए तो बंगाल जाएंगे नहीं। बट इट वाज डेट दैट वो उन्हें उन कानून बनाने से भी वंचित कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके बारे में आपको काफी सवाल आते हैं, काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको एज इट इज याद कर लेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ कौन से? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि 1833 तक आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट, तो उसके पास बहुत सारे फंक्शंस थे। अब किसी पर्टिकुलर एरिया को असाइन करना, बंगाल को कहना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और उसे पूरे भारत को ब्रिटिशर्स ने जीत के रखा है, जैसा एलिगन द्वितीय ने कहा था कि हमने भारत को तलवार के नोक पे जीता है, तो इट वाज नॉट राइट, सो इट हैज टू बी चेंज्ड। मैंने कहा था सिंबोलिज्म जो का होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब बंगाल 773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब उन्हें पावर देना था तो हमने गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। अब यहाँ पे क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया लार्जर पावर वर देयर इन द ब्रिटिश हैंड, ठीक है। अब ये देखिए वही चीजें मैंने जो आपको पहले भी बताई है, बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंट डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, उन्हें उनके लेजिस्लेशन पावर को खत्म कर दिया गया, और इसी को हम यहाँ पे करते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वेयर बिगन, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखेंगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्योंकि उन्हें डिप्राइव कर दिया गया, किन्हें? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें लेजिस्लेटिव फंक्शन से पूरी तरह से डिप्राइव कर दिया गया। अब कानून कौन बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, ओके। अब देखें, ये देखें, जीजी +3, जीजी -1। अब अगेन देखें, यहाँ से 3 मेंबर्स गवर्नर जनरल के काउंसिल में थे, जिसे काउंसिल ऑफ 4 हमने कहा था रेगुलेटिंग एक्ट में। ब्रिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में 1 मेंबर को घटा दिया गया था, 3 मेंबर की संस्था बना दी गई थी। अब वापस से 1833 में फिर से 1 मेंबर को जोड़ा गया, अगेन +1, यानी एडिशन ऑफ 1 मेंबर फॉर लॉ मेकिंग गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्यों भैया? इतना ज्यादा उन्होंने एरिया जीता हुआ था, 1000 कानून बनाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, 3 आदमी कहाँ से संभाल पाएंगे? तो वहां पर एक लॉ मेंबर, यानी कि कानून मंत्री हम कह सकते हैं, वहां पर एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया, जिसको कि फॉर लॉ मेकिंग इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, लॉर्ड। अब इसके बाद देखेंगे एंड ऑफ कंपनीज कमर्शियल नॉट टू फंक्शन, ये चीजें मैंने बता दिया, मैंने पहले ही बता दिया, टू फंक्शन एज पॉलिटिकल बॉडी नॉट एज अ कमर्शियल बॉडी, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए आपके लिए जानना जरूरी है, ओहो ये तो सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्या करें, सभी चीजों को ऊपर कैसे लिख सकते हैं? ओपन कंपटीशन राइट, जो सिविल सेवा के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भारत को भी शामिल करने के लिए एक प्रयास किया गया कि ओपन कंपटीशन ऑफ द एग्जाम हो, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ से एक पारित नहीं हो पाया, बट इट वाज एक विंडो ओपन, अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई थी कि जो हम आगे वाला टाइम में देखेंगे कि हाँ सिविल सर्विसेज में इंडियंस को शामिल करने के लिए कॉम्पिटिशन्स को ओपन कर दिया गया। वो आगे किया गया 1853 में, बट जो कोशिश थी वो 1833 में ही शुरू हो गई थी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, इतनी सारी चीजें क्यों लिखी हुई है भाई, ऐसा क्या हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर आप पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव का अपना डोमेन होता है, लेजिस्लेचर का अपना डोमेन होता है, दे बोथ फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, हाँ देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, एंड देन आगे हम देखेंगे दे आर कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ, बट दे ऑल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, कार्यकारी और विधायिका दोनों ही अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंटली काम करती है, दोनों का सेपरेशन ऑफ पावर होता है, उसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। 1853 के एक्ट में, और एक तो हमारा लेजिस्लेटिव होता ही है, एक सॉरी जुडिशरी, तो अब यहाँ पे देखें रिफ्लेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्यों? क्यों सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसे
अब एग्जीक्यूटिव की तरह ही फंक्शन करना था और एक अलग से पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई कानून बनाने के लिए, जिसमें कुल 6 मेंबर थे। 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म, यहाँ पे 6 मेंबर की एक अलग से पार्लियामेंट्री के टाइप से बना दी गई। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू फंक्शन एज एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो हो गया ना अलग। लेजिस्लेटिव के लिए एक अलग बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए अलग बॉडी, और जो हमारे जुडिशरी तो 774 में कलकत्ता में बनी चुकी थी, तो तीनों मिल गए। जुडिशरी वहाँ, सेपरेट एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ, सेपरेट लेजिस्लेटिव बॉडी यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री चीजें वहां से दिखनी शुरू हो गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी, जो फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन शुरू कर दी। इंडियंस कुड पार्टिसिपेट इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट हैज बीन ओपन फॉर इंडिया। और अब लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, सत्येंद्र सिंह एसएस सिंह वहां पे थे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखेंगे लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई उसमें बम्बई, मद्रास, बम्बई, बंगाल, मद्रास और बम्बई तो थे ही, एक अलग से आगरा को जोड़ दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, टू फॉर्म एज द, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में टू फॉर्म द लॉज एंड बाय लॉज। ठीक है, और जो सबसे एक मैकुलेट कमेटी की स्थापना की गई, मैकुलेट कमेटी को रिकमेंडेशन देना था कि ओपन कंपटीशन जो होते हैं वो चीजें कैसे होंगी, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो होल नटशेल में जो मैंने कहा था क्राउन रूल, वो यहाँ से 773 से शुरू हो गए 1853 तक जाता है। यही सारी चीजें हैं, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस में आते हैं। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिक विच इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न एज ऑफ नाउ, इस चीजों को कैसे समझना है, इसी तरह से समझना है। फिर आगे की क्लासेस में हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम 18 एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खत्म हुआ और क्राउन रूल शुरू हुआ, उसमें चीजें कैसे कैसे बढ़ी, और वी विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो दिस इज द वे इट इज, ओके दोस्तों। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो एज हियर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। नहीं, मैं नहीं बोला हूँ, मुझे याद है देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू, आई विल आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अभी काफी चीजें आपको सुनी है दैट यू नीड टू जस्ट फोकस एंड रिमेंबर इट, रीड इट अगेन एंड अगेन। इफ यू वांट टू मेक अ नोट बनाइए, काफी अच्छे से पढ़िए। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट आई, जो मैंने आपको कहा है। कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, कम्युनिटी पोस्ट, एंड वी बी कम्युनिकेटिव, थोड़ा बात करें, थोड़ी चीजें पूछें, तभी आप क्लासेस का पूरी तरह से फायदा उठा पाएंगे एंड यू विल डेवलप एज सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली फॉर द सो लॉन्ग। और ये हमारा तीसरा वीडियो था। इसी तरह से अपना प्यार और अपना साथ इस चैनल में बरकरार रखें, एंड टुगेदर वी विल मेक इट हैपन। क्या? We will achieve the success that we desire. Thank you so much. Best of luck.